नमस्कार और स्वागत है आप सबका। हम आज से इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की दुनिया में एक सफ़र शुरू कर रहे हैं। ये हमारी सीरीज़ का पहला हिस्सा है जहां हम इसकी सबसे बेसिक, सबसे ज़रूरी बातों को समझेंगे, एक-एक करके। तो चलिए सबसे पहले एक सवाल से शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि अगर हमारे पास सब कुछ मतलब हर चीज अनलिमिटेड होती, कभी खत्म ही ना हो, तो क्या दुनिया में कोई प्रॉब्लम होती? शायद नहीं, है ना? और बस यही एक सवाल, यही एक आइडिया इकोनॉमिक्स के होने की सबसे बड़ी वजह है। तो आज हम किन चीज़ों पर बात करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे उस एक बुनियादी टकराव को जो पूरी इकोनॉमिक्स की जड़ है। फिर हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स असल में चॉइस यानी चुनाव का साइंस कैसे है। इसके बाद हम इसे देखने के दो बड़े नजरियों पर बात करेंगे, फैक्ट्स और ओपिनियन के बीच का फर्क जानेंगे, और आखिर में देखेंगे कि हर सोसाइटी को कौन से 3 बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स की कहानी का जो सबसे बड़ा हीरो या कहें विलन है, वो एक सिंपल सा कॉन्फ्लिक्ट है, एक टकराव हमारी चाहतों और हमारी हकीकत के बीच का। और इस टकराव को हम एक शब्द से जानते हैं, स्कैर्सिटी, यानी किसी चीज की कमी या अभाव। देखिए, बात बड़ी सीधी है। हमारी ख्वाहिशें, हमारी ज़रूरतें, वो तो अनलिमिटेड हैं, कभी ख़त्म नहीं होती। लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं, पैसा, टाइम, सामान, वो सब लिमिटेड हैं। और बस इकोनॉमिक्स की पूरी कहानी यहीं से शुरू होती है। अब क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें करना पड़ता है चुनाव, यानी चॉइस। जब हमारे पास हर चीज नहीं हो सकती, तो हमें यह तय करना पड़ता है कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है, सबसे जरूरी क्या है। और सच तो यह है कि हम हर रोज, हर पल यही तो कर रहे हैं। चलिए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास सिर्फ 100 रुपए हैं। अब हमें एक किताब भी खरीदनी है और भूख भी लगी है, लंच भी करना है, तो क्या करेंगे? जाहिर है हमें चुनना पड़ेगा, या तो किताब या लंच। स्केर्सिटी और चॉइस का ये जो छोटा सा खेल है ना, बस यही इकोनॉमिक्स की पूरी बुनियाद है। तो अब समझ में आ रहा होगा कि इकोनॉमिक्स आखिर है क्या। ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, ये बस इसी बुनियादी प्रॉब्लम की स्टडी है। ये इस बात का साइंस है कि हम चुनाव कैसे करते हैं। अगर हम इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें, तो इकोनॉमिक्स इस बात की स्टडी है कि कोई भी सोसाइटी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके गुड्स और सर्विसेज यानी सामान और सेवाएं कैसे बनाती है, और फिर बनाने के बाद उन्हें लोगों में बांटती कैसे है। अब देखिए, इकोनॉमी को समझने के ना 2 मेन लेंस हैं, 2 नजरिए। ऐसे समझिए कि ये एक बहुत बड़ी तस्वीर है और हमारे पास 2 तरह के जूम लेंसेज हैं, एक क्लोजअप शॉट के लिए और एक वाइड एंगल शॉट के लिए। इन लेंस को हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, छोटी चीज़ों पर फोकस करता है। ये हमारा जूम इन लेंस है। ये देखता है कि एक इंसान, एक कंपनी या एक मार्केट कैसे फैसले लेता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारा जूम आउट, वाइड एंगल लेंस है। ये पूरी इकॉनमी को एक साथ देखता है, जैसे पूरे देश की इनकम, इन्फ्लेशन यानी महंगाई या बेरोजगारी। तो चलिए एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। अगर हम किसी देश के इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई दर की बात कर रहे हैं, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक हुआ या मैक्रो इकोनॉमिक्स का? सोचिए जरा। बिल्कुल सही, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि महंगाई किसी एक इंसान या एक दुकान की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी इकोनॉमी पर असर डालती है। बहुत बढ़िया। अब हम एक और बहुत जरूरी फर्क को समझते हैं। इकोनॉमिक्स में जब भी कोई बात कही जाती है, तो वो 2 में से एक तरीके से कही जाती है। एक तरीका है ये बताना कि क्या है, और दूसरा तरीका है ये बताना कि क्या होना चाहिए। इन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सीधा सीधा फैक्ट्स पर, आंकड़ों पर बात करता है। ये बस डिस्क्राइब करता है कि सिचुएशन क्या है, इसमें कोई ओपिनियन नहीं होता। दूसरी तरफ है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, जो कि वैल्यू जजमेंट पर बेस्ड होता है। ये बताता है कि सिचुएशन क्या होनी चाहिए। इसमें चाहिए शब्द बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक राय है। एग्जाम्पल से ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर मैं कहूँ भारत में इन्फ्लेशन रेट 6% है, तो ये एक फैक्ट है, इसे साबित किया जा सकता है। ये हुआ पॉजिटिव स्टेटमेंट। लेकिन अगर मैं कहूँ सरकार को इन्फ्लेशन कम करने के लिए कदम उठाने चाहिए, तो ये मेरा ओपिनियन है, मेरी राय है। ये हो गया नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। चलिए, अब वापस चलते हैं हमारी सबसे पहली बात पर, स्केर्सिटी यानी संसाधनों की कमी। इसी कमी की वजह से दुनिया की हर सोसाइटी को, चाहे वो कोई भी देश हो, कोई भी सिस्टम हो, 3 बेसिक सवालों के जवाब ढूंढने ही पड़ते हैं। ये 3 सवाल हैं। पहला,
व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी क्या बनाया जाए, हम अपने रिसोर्सेज से खाना बनाएं या फिर हथियार। दूसरा सवाल, हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कैसे बनाया जाए, क्या हम ज्यादा लोगों को काम पर लगाकर चीजें बनाएं या फिर बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल करें। और तीसरा और शायद सबसे बड़ा सवाल, फॉर whom टू प्रोड्यूस, यानी जो भी कुछ बन रहा है वो मिलेगा किसे, अमीरों को या गरीबों को। तो ये थे इकोनॉमिक्स के कुछ बिल्कुल बुनियादी पत्थर। चलिए एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। सबसे पहली और जरूरी बात, इकोनॉमिक्स मतलब स्कार्सिटी और चॉइस की कहानी। दूसरी बात, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल लेवल पर देखता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी को। तीसरी बात, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट्स के बारे में है, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ओपिनियन के बारे में। और आखिर में हर सोसाइटी को 3 सवालों से जूझना पड़ता है, क्या बनाएं, कैसे बनाएं और किसके लिए बनाएं। तो ये था इकोनॉमिक्स की दुनिया का हमारा पहला कदम। लेकिन कहानी अभी शुरू हुई है। अगले हिस्से में हम डिमांड यानी मांग की पावरफुल दुनिया में उतरेंगे। हम समझेंगे कि जब चीजों की कीमतें बदलती हैं तो हमारा बिहेवियर कैसे बदलता है। नमस्कार। अर्थशास्त्र को अगर समझना है ना तो बिल्कुल उसकी नींव से शुरू करना होगा। तो आज हम ठीक वही करने वाले हैं। हम उन बिल्डिंग ब्लॉक्स पर नजर डालेंगे जो हर इकोनॉमिक थ्योरी की जड़ में होते हैं। सच कहूं तो इन्हें समझे बिना अर्थव्यवस्था की पूरी इमारत को समझना लगभग नामुमकिन है। देखिए, बात सीधी सी है। इन कॉन्सेप्ट्स में अगर महारत हासिल कर ली तो समझिए अर्थशास्त्र की नींव मजबूत हो गई। ये वो भाषा है जिसके बिना कोई भी इकोनॉमिक डिस्कशन अधूरा ही रहेगा। तो चलिए, इंतजार कैसा, शुरू करते हैं पहले ब्लॉक से। तो आखिर ये इकोनॉमी बनी किस चीज से है? इसका आधार वो सारी चीजें हैं जो हमारी आपकी जरूरतों को पूरा करती हैं। अर्थशास्त्र इन्हें मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटता है, गुड्स यानी वस्तुएं और सर्विसेज मतलब सेवाएं। अच्छा, अब इन दोनों में एक बहुत बड़ा बुनियादी फर्क है। गुड्स यानी वस्तुएं वो हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे एक किताब। इसे खरीदकर किसी और को दिया जा सकता है, मतलब इसका मालिकाना हक, इसकी ओनरशिप बदल सकती है। पर सर्विसेज जैसे डॉक्टर का इलाज, ये एक अनुभव है। आप उस सलाह का फायदा तो उठा सकते हैं, पर उस सेवा को किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते, है ना? ठीक है, तो अब ये तो साफ हो गया कि इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज होती हैं। पर अब असली सवाल आता है, कुछ चीजें हमें मुफ्त में क्यों मिलती हैं और कुछ के लिए हमें पैसे क्यों देने पड़ते हैं? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छुपा है, और वो शब्द है स्कैर्सिटी, यानी दुर्लभता। इसको ऐसे समझते हैं, देखिए, फ्री गुड्स जैसे हवा या धूप प्रकृति में इतनी ज्यादा हैं कि उनकी कोई कीमत नहीं लगती। लेकिन जो इकोनॉमिक गुड्स हैं, जैसे दूध का पैकेट, वो लिमिटेड हैं। उन्हें बनाने में, हम तक पहुंचाने में संसाधन लगते हैं। और बस यही दुर्लभता, यही स्कैर्सिटी उन्हें एक इकोनॉमिक वैल्यू देती है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अर्थशास्त्र में अगर कोई चीज दुर्लभ नहीं है तो वो आर्थिक रूप से मूल्यवान भी नहीं है। तो ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि जो चीजें दुर्लभ हैं उनकी एक कीमत होती है। पर सवाल यह है कि ये कीमत तय कैसे होती है, मतलब किसी चीज की असली इकोनॉमिक वैल्यू क्या है। यहीं पर 2 और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट्स आते हैं, यूटिलिटी और वेल्थ। यूटिलिटी का सीधा साधा मतलब है किसी भी चीज की हमारी जरूरत को पूरा करने की ताकत, या कह लें उसकी उपयोगिता। सोचिए, एक प्यासे इंसान के लिए पानी की यूटिलिटी कितनी ज्यादा होगी। एक कलम की यूटिलिटी लिखने में है और रोटी की यूटिलिटी जाहिर है भूख मिटाने में। तो ये किसी वस्तु की यूजफुलनेस का ही एक माप है। और जानते हैं मजे की बात क्या है? ये यूटिलिटी कई तरीकों से बनाई या बढ़ाई जा सकती है, जैसे लकड़ी को कुर्सी में बदलकर या सर्दियों के मौसम में गर्म कपड़े बेचकर। खैर, ये अपने आप में एक काफी बड़ा विषय है, इस पर फिर कभी विस्तार से बात करेंगे। चलिए, अब बात करते हैं वेल्थ यानी धन की। अब देखिए, आम बोलचाल में वेल्थ का मतलब हम पैसों से लगाते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में इसका मतलब कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। अर्थशास्त्र के हिसाब से वेल्थ उन सभी चीजों का कलेक्शन है जिनमें हमने जो पिछले कॉन्सेप्ट समझे हैं वो मौजूद हों, मतलब यूटिलिटी, स्कैर्सिटी और एक और चीज, ट्रांसफरेबिलिटी। तो किसी भी चीज को इकोनॉमिक वेल्थ कहलाने के लिए उसे 3 शर्तों पर खरा उतरना ही होगा। पहला, वो उपयोगी होनी चाहिए, मतलब उसमें यूटिलिटी हो। दूसरा, वो दुर्लभ हो, यानी उसमें स्कैर्सिटी हो। और तीसरा, उसकी ओनरशिप किसी और को दी जा सके, मतलब वो ट्रांसफरेबल हो। अगर इनमें से एक भी शर्त पूरी नहीं हुई तो वो इकोनॉमिक वेल्थ नहीं है। अच्छा, तो चलिए इस परिभाषा को जरा परख कर देखते हैं। एक सवाल है, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, क्या उसे इकोनॉमिक वेल्थ माना जा सकता है?
सोचिए जरा। इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हवा में यूटिलिटी तो भरपूर है, हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन वो दुर्लभ नहीं है और ना ही आप उसे किसी को बेच या ट्रांसफर कर सकते हैं। इसलिए अर्थशास्त्र की नज़र में हवा वेल्थ नहीं है। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि वैल्यू और वेल्थ क्या होती है, पर अब सवाल यह है कि ये बनती कैसे है। यहीं पर आकर हमारी इकोनॉमी का इंजन चालू होता है और इस इंजन को हम समझेंगे प्रोडक्शन और कैपिटल के जरिए। देखिए, जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ फैक्ट्री में कोई सामान बनाना नहीं होता। इसका असली मतलब है किसी भी चीज में यूटिलिटी जोड़ना, उसे और ज्यादा उपयोगी बनाना। जैसे जब एक किसान गेहूं उगाता है तो वो जमीन और बीज को एक ज्यादा उपयोगी चीज यानी अनाज में बदल रहा है। ये भी प्रोडक्शन है। ज्यादातर मामलों में ये प्रोसेस कच्चे माल से शुरू होता है, फिर उसे फैक्ट्री में या किसी और तरीके से प्रोसेस किया जाता है और आखिर में एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है। आप देख सकते हैं कि हर स्टेप पर उस चीज की उपयोगिता, उसकी यूटिलिटी बढ़ रही है। तो सवाल यह है कि प्रोडक्शन के इस इंजन को चलाता क्या है, फ्यूल क्या है इसका? वो है कैपिटल यानी पूंजी। और यहां भी इकोनॉमिक्स में कैपिटल का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। इसका मतलब है वो सभी मानव निर्मित साधन जो दूसरी चीजों को बनाने में काम आते हैं, जैसे मशीनें, औजार, फैक्ट्री की बिल्डिंग, ये सब कैपिटल हैं। अब कैपिटल को भी हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में देख सकते हैं। पहला है फिक्स्ड कैपिटल, जो प्रोडक्शन में लंबे समय तक इस्तेमाल होता है, जैसे कोई मशीन, और दूसरा है वर्किंग कैपिटल, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में ही खत्म हो जाता है, जैसे कि कच्चा माल। तो चलिए अब तक की कहानी को जोड़ते हैं। हमने चीजें बनाई, उनकी कीमत तय की और उन्हें बनाने के लिए कैपिटल का इस्तेमाल भी किया। पर इस पूरी मेहनत का, इस पूरी प्रक्रिया का आखिरी मकसद क्या है? ये सब हो क्यों रहा है? इसका एक ही जवाब है, कंजम्पशन यानी उपभोग। कंजम्पशन सीधी सी भाषा में वो काम है जब हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी गुड या सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। खाना खाना, फ़ोन पर बात करना, गाड़ी चलाना, ये सब कंजम्पशन है। यही आकर प्रोडक्शन के जरिए जो सारी यूटिलिटी बनाई गई थी उसका असल इस्तेमाल होता है। तो चलिए एक बार फटाफट से इन सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक साथ देख लेते हैं। हमने शुरुआत की गुड्स और सर्विसेज से, फिर आई स्कैसिटी जिसने उन्हें कीमत दी, यूटिलिटी ने बताया कि वो कितने काम के हैं, और इन तीनों से मिलकर बनी वेल्थ। फिर प्रोडक्शन ने और यूटिलिटी बनाई, कैपिटल ने इसमें मदद की, और आखिर में कंजम्पशन में जाकर इस सबका इस्तेमाल हो गया। देखा, सारे टुकड़े जुड़ गए। तो अर्थव्यवस्था का ये पूरा ढांचा, ये पूरी इमारत अब हमारे सामने खड़ी है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। अब सवाल यह है कि क्या होता है जब हमारी कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं यानी डिमांड बाजार में मौजूद सीमित चीजों यानी सप्लाई से टकराती हैं। इसका जवाब हम खोजेंगे अपने अगले विश्लेषण में। नमस्कार, इकोनॉमिक्स सीरीज के तीसरे हिस्से में सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, डिमांड, जिसे हम मांग भी कहते हैं। कहा जाता है कि अगर किसी ने डिमांड को ठीक से समझ लिया ना, तो समझो इकोनॉमिक्स का सबसे मजबूत पिलर या स्तंभ उसके हाथ में आ गया। तो चलिए फिर आज मिलकर इसी पिलर को बनाते हैं, एक एक करके। तो सबसे पहले नींव से शुरू करते हैं। देखिए, हम रोजमर्रा की जिंदगी में डिमांड शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब होता है कुछ चाहना, पर इकोनॉमिक्स में इसका मतलब जरा हटके है, बहुत खास है। इकोनॉमिक्स में असली डिमांड मतलब ट्रू डिमांड तब बनती है जब तीन चीजें एक साथ आती हैं। पहला है डिजायर, मतलब किसी चीज को पाने की तगड़ी इच्छा। दूसरा एबिलिटी टू पे, मतलब उसे खरीदने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए, है ना। और तीसरा विलिंगनेस टू बाय, यानी पैसे तो हैं पर क्या उन्हें खर्च करने का इरादा भी है। जब ये तीनों, इच्छा, पैसा और इरादा मिल जाते हैं, तब जाके बनती है असली इकोनॉमिक डिमांड। तो अब एक सवाल उठता है, मान लीजिए कोई एक बहुत महंगी स्पोर्ट्स कार चाहता है, लेकिन उसे खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो क्या इसे इकोनॉमिक डिमांड कहेंगे? जवाब बिल्कुल सीधा है, नहीं। इकोनॉमिक्स की दुनिया में ये सिर्फ एक ख्वाहिश है, डिमांड नहीं। तो नींव तो तैयार हो गई, अब बारी है हमारे पिलर के ब्लूप्रिंट की। और इस पिलर का जो ब्लूप्रिंट है ना, वो है द लॉ ऑफ डिमांड। ये एक ऐसा फंडामेंटल रूल है जो कीमत और मांग के बीच के रिश्ते की पूरी कहानी कहता है।
ये नियम ना बहुत ही सिंपल है। जब किसी चीज की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है, और जब कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। सीधी सी बात है, एक ऊपर तो दूसरा नीचे। इसी को कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। और पता है, ये जो इतना सिंपल सा रूल है ना, इसी से एक बहुत पावरफुल विजुअल टूल बनता है। तो चलिए अब इस लॉ को, इस नियम को एक तस्वीर की शक्ल देते हैं। इस तस्वीर को हम एक ग्राफ पर बनाते हैं जिसे कहते हैं द डिमांड कर्व। ये कर्व इस पूरे लॉ को एकदम विजुअल बना देता है। तो ये डिमांड कर्व है क्या? असल में ये लॉ ऑफ डिमांड की ही एक ग्राफिकल पिक्चर है। इसके ग्राफ में वाई एक्सिस पर प्राइस यानी कीमत होती है और एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी यानी मात्रा। और याद है ना, इनका रिश्ता उल्टा है। ठीक इसीलिए ये कर्व हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, बाएं से दाएं। इसी को हम डाउनवर्ड स्लोपिंग कहते हैं। तो एक बार फिर से पक्का कर लेते हैं, डिमांड कर्व का झुकाव किस तरफ होता है? बिल्कुल सही, डाउनवर्ड, यानी नीचे की ओर। अच्छा, अभी तक तो हमने ये देखा कि जब कीमत बदलती है तो डिमांड कर्व पर हम ऊपर या नीचे जाते हैं। पर कुछ ऐसे बाहरी फैक्टर्स भी होते हैं जो इस पूरी की पूरी लाइन को ही या तो दाईं तरफ या बाईं तरफ खिसका देते हैं। यहीं पर इस कॉन्सेप्ट की असली गहराई समझ में आती है। तो ये है वो कुछ बड़े फैक्टर्स जिन्हें हम डिमांड शिफ्टर्स भी कहते हैं। जैसे लोगों की इनकम बढ़ जाए तो जाहिर है वो ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, या फिर किसी चीज़ का फैशन चल पड़े तो उसकी डिमांड एकदम से बढ़ जाती है। इसी तरह उससे जुड़ी चीज़ों की कीमत, जैसे पेट्रोल महंगा होने पर गाड़ियों की डिमांड पर असर पड़ना, आबादी बढ़ने से घरों की डिमांड बढ़ जाती है, और भविष्य को लेकर उम्मीदें, जैसे सेल आने वाली हो तो लोग आज खरीदारी टाल देते हैं। चलो इसे एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लो लोगों की इनकम बढ़ गई, तो क्या होगा? पूरा का पूरा डिमांड कर्व दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब हर प्राइस पर लोग पहले से ज्यादा क्वांटिटी खरीदने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि अब उनकी जेब में ज्यादा पैसे हैं। अब आते हैं एक बहुत ही मजेदार चीज पर। कहते हैं ना, हर रूल का एक एक्सेप्शन होता है। तो भाई लॉ ऑफ डिमांड का भी है। ये कुछ ऐसे रेयर केस हैं जहां ये बेसिक नियम काम ही नहीं करता, उल्टा हो जाता है सब कुछ। ये हैं दो बड़े एक्सेप्शंस, वेबलिन गुड्स और गिफन गुड्स। वेबलिन गुड्स मतलब सुपर लग्जरी आइटम्स जिन्हें लोग सिर्फ स्टेटस सिंबल के लिए खरीदते हैं। और यहां मजा देखो, इनकी कीमत जितनी बढ़ती है इनकी डिमांड उतनी ही और बढ़ जाती है। अजीब है ना? दूसरी तरफ है गिफन गुड्स। ये वो घटिया क्वालिटी की बेसिक जरूरत की चीजें होती हैं जिनका कोई और विकल्प मौजूद नहीं होता, और जब इनकी कीमत बढ़ती है तो गरीब लोग बाकी चीजें छोड़कर इन्हें ही और ज्यादा खरीदने को मजबूर हो जाते हैं। तो दोनों ही केस में क्या हो रहा है? कीमत बढ़ रही है और डिमांड भी बढ़ रही है। लॉ ऑफ डिमांड का ठीक उल्टा। तो लॉ ऑफ डिमांड को तोड़ने वाली उन लग्जरी चीजों को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं वेबलिन गुड्स। ठीक है, तो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, ग्राफ भी देख लिया। अब देखते हैं कि इस सबको मैथ्स की भाषा में एक फॉर्मूले में कैसे लिखते हैं। तो ये है डिमांड फंक्शन का फॉर्मूला, QD इज इक्वल टू A माइनस BP। यहां QD का मतलब है क्वांटिटी डिमांडेड और P का मतलब है प्राइस। इस फॉर्मूले से हम किसी भी कीमत पर डिमांड की ठीक ठीक मात्रा निकाल सकते हैं। चलो एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मानो लो फंक्शन है QD इक्वल्स 50 माइनस 5P और प्राइस यानी P है 4। तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी? वो होगी 30। कैसे? बहुत सिंपल है। P की जगह 4 रखिए तो 5 गुणा 4 हो गया 20, और 50 में से 20 गए तो बचा 30। मतलब 4 रुपए के दाम पर उस चीज की 30 यूनिट्स की डिमांड होगी। देखा कितना आसान है? तो लीजिए, हमारा डिमांड का पिलर अब तैयार है। एक फटाफट रिकैप करते हैं। असली डिमांड बनती है इच्छा, क्षमता और इरादे से। लॉ ये है कि कीमत और क्वांटिटी का रिश्ता उल्टा होता है। इसका जो कर्व है वो हमेशा नीचे की तरफ झुकता है। इनकम जैसे फैक्टर्स पूरे कर्व को ही शिफ्ट कर सकते हैं। वेबलिन और गिफन गुड्स इस लॉ की कुछ मजेदार एक्सेप्शंस हैं। और हाँ, QD इज इक्वल टू A माइनस BP, इस फॉर्मूले से हम इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो डिमांड का ये मजबूत पिलर तो हमने खड़ा कर दिया, पर अब सवाल ये है कि मार्केट में वो कौन सी ताकत है जो इसके ठीक सामने, इसके बराबर और इसके उलट खड़ी होती है। इसका जवाब मिलेगा अगले हिस्से में जब हम बात करेंगे सप्लाई की। तो हमारे साथ बने रहिएगा। हमारी इकोनॉमिक सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट में उतरने वाले हैं जो सच कहूं तो मार्केट्स कैसे काम करते हैं उसकी बिल्कुल जड़ में है।
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हाँ, मुझे पता है ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर यकीन मानिए इस एक्सप्लेनर के खत्म होते होते ना आप इसे अपने चारों तरफ देखने लगेंगे। जरा सोचिए, पिछली बार ऐसा कब हुआ था कि आपने कोई चीज सिर्फ इसलिए नहीं खरीदी क्योंकि उसकी कीमत बढ़ गई थी? आपके मन को बदलने के लिए उस कीमत में कितना बदलाव काफी था? अगर आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं ना, तो आप जाने अनजाने में पहले से ही इलास्टिसिटी के बारे में सोच रहे हैं। ये जो कोटेशन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पूरी बात को एक लाइन में कह देता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये इलास्टिसिटी है क्या भला? देखिए, इसके बिल्कुल कोर में जाएं तो ये सिर्फ रिस्पॉन्सिवनेस को, यानी कोई चीज कितनी तेजी से रिएक्ट करती है, उसे नापने का एक तरीका है। इसे एक रबर बैंड की तरह सोचकर देखिए। कुछ रबर बैंड्स को हल्का सा खींचो तो वो बहुत ज्यादा खिंच जाते हैं, वो हुए इलास्टिक। और कुछ ऐसे होते हैं जो मुश्किल से हिलते हैं, उन्हें हम इनइलास्टिक कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स की दुनिया में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का इस्तेमाल ये नापने के लिए करते हैं कि हम लोग यानी कंज्यूमर्स इन बदलावों को लेकर कितने सेंसिटिव हैं। मान लीजिए आपकी फेवरेट कॉफ़ी की कीमत बढ़ जाती है, तो आप असल में उसे कितना कम खरीदना शुरू कर देते हैं। इलास्टिसिटी बस इसी एक सवाल का एकदम सटीक जवाब देती है। चलिए फटाफट इसकी कुछ खासियतों को समझते हैं। सबसे पहली बात, ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि हम हमेशा डिमांड में आए बदलाव की तुलना कीमत में आए बदलाव से करते हैं। दूसरी बात, इसे नापा जा सकता है, और कैसे वो हम आगे देखेंगे। तीसरी, ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है, जिससे पता चलता है कि दो चीजें एक साथ चलती है या उल्टी दिशा में। और आखिर में जो डिमांड कर्व का स्लोप या ढलान होती है ना, वो इसकी इलास्टिसिटी का एक विजुअल इशारा देती है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि डिमांड रिएक्ट कर सकती है, पर सवाल ये है कि वो रिएक्ट करती क्यों है? असल में इसके पीछे 3 बड़े कारण होते हैं जिन पर हम ध्यान देते हैं, और इन्हीं से हमें 3 मुख्य तरह की इलास्टिसिटी मिलती है। सबसे पहला है प्राइस इलास्टिसिटी। जब किसी प्रोडक्ट की खुद की कीमत बदलती है तो उसकी डिमांड पर क्या असर होता है। दूसरा है इनकम इलास्टिसिटी। जब आपकी इनकम, आपकी कमाई बढ़ती या घटती है तो डिमांड कैसे बदलती है। और तीसरा है क्रॉस इलास्टिसिटी। एक प्रोडक्ट की डिमांड, मान लीजिए मक्खन, तब कैसे बदलती है जब किसी दूसरे प्रोडक्ट जैसे मार्जरीन की कीमत बदल जाती है। चलिए अब सबसे कॉमन और यकीनन सबसे ज़रूरी वाले पर फोकस करते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी। ये वो चीज़ है जिसके बारे में बिजनेस अपनी कीमतें तय करते समय दिन रात सोचते हैं, और सरकारें टैक्स लगाने से पहले इस पर बहुत गौर करती हैं। बिल्कुल सीधे सादे शब्दों में कहें तो प्राइस इलास्टिसिटी या ईपी बस ये नापती है कि किसी चीज़ की कीमत में बदलाव होने पर उसकी मांगी जाने वाली मात्रा में कितना बदलाव आता है। ये सीधा सीधा कारण और उसके असर का एक माप है। और ये रहा वो फॉर्मूला जिससे हम इसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत सिंपल है। हम जितनी मात्रा खरीदी जा रही है उसमें आई परसेंटेज चेंज को लेते हैं और उससे कीमत में आई परसेंटेज चेंज से डिवाइड कर देते हैं। ये छोटा सा अनुपात हमें बिल्कुल ठीक ठीक बता देता है कि डिमांड कितनी रिस्पॉन्सिव है। अब ये जो वैल्यू आती है ईपी, वो 5 मुख्य कैटेगरीज में से एक हो सकती है। एक तरफ है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, जहां कीमत कुछ भी हो जाए, खरीदी जाने वाली मात्रा टस से मस नहीं होती। और दूसरी तरफ है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जहां कीमत में जरा सी भी बढ़ोतरी हुई तो डिमांड सीधे शून्य हो जाती है। ज्यादातर प्रोडक्ट्स असल दुनिया में इन दोनों के बीच ही कहीं होते हैं। चलिए इसे असल दुनिया के उदाहरण से समझते हैं। नमक जैसी जरूरी चीज को लीजिए। इसकी डिमांड इन इलास्टिक होती है। अगर कीमत डबल भी हो जाए तब भी आप शायद उतना ही खरीदेंगे। लेकिन एक लग्जरी कार, उसकी डिमांड इलास्टिक होती है। कीमत में 10% की छूट दे दो तो बिक्री आसमान छू सकती है, और 10% दाम बढ़ा दो तो शायद कोई खरीदे ही ना। तो एक छोटा सा सवाल आपके लिए, क्या होगा अगर ईपी ठीक 1 के बराबर हो? इसे कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसका मतलब है कि कीमत में 10% की गिरावट से मांग में ठीक 10% की ही बढ़ोतरी होगी, एकदम बराबर, बिल्कुल संतुलित। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि किसी प्रोडक्ट की अपनी कीमत उसकी मांग को कैसे अफेक्ट करती है, लेकिन बाकी फैक्टर्स का क्या? चलिए अब अपनी सोच का दायरा थोड़ा बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आपकी इनकम और दूसरी चीज़ों की कीमतें भी डिमांड को कैसे बदल सकती हैं। और यहीं पर आती है इनकम इलास्टिसिटी यानी ईआई। जरा सोचिए कि आपकी सैलरी एकदम से बढ़ जाती है, आप कौन सी चीजें ज्यादा खरीदना शुरू कर देंगे और कौन सी कम। ये कॉन्सेप्ट आपकी इनकम और आपकी खरीदने की आदतों के बीच के इसी रिश्ते को नापता है।
ये फॉर्मूला कुछ देखा देखा सा लग रहा है ना? लॉजिक बिल्कुल वही है, बस कीमत में परसेंटेज चेंज के बजाय अब हम कारण के तौर पर इनकम में हुए परसेंटेज चेंज को देख रहे हैं। यहाँ एक मजेदार सवाल है, इन्फीरियर गुड्स का क्या होता है? इसका जवाब है, उनकी इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो खराब प्रोडक्ट्स हैं, इसका सीधा सा मतलब ये है कि जैसे जैसे हमारी कमाई बढ़ती है, हम उन्हें कम खरीदते हैं और बेहतर ऑप्शंस पर स्विच कर जाते हैं। और आखिर में आती है क्रॉस इलास्टिसिटी या ईसी। ये हमें बताती है कि अलग अलग प्रोडक्ट्स एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं। जैसे अगर मूवी टिकट की कीमत बढ़ जाती है तो थिएटर में बिकने वाले पॉपकॉर्न की मांग का क्या होगा? क्रॉस इलास्टिसिटी हमें बिल्कुल यही बताती है। यहाँ फॉर्मूला दो अलग अलग प्रोडक्ट्स को एक साथ लाता है। हम प्रोडक्ट एक्स, मान लीजिए पॉपकॉर्न, की डिमांड में हुए परसेंटेज चेंज को प्रोडक्ट वाई यानी मूवी टिकट की कीमत में हुए परसेंटेज चेंज से डिवाइड कर रहे हैं। हमारा आखिरी सवाल, चाय और कॉफी जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स का क्या? उनकी क्रॉस इलास्टिसिटीज पॉजिटिव होती है। ये बात बिल्कुल समझ में आती है। अगर कॉफी की कीमत आसमान छूने लगे तो ज्यादा लोग चाय पीना शुरू कर देंगे, जिससे चाय की मांग बढ़ जाएगी। तो ठीक है, हमने सारी थ्योरी समझ ली है। अब थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं। देखते हैं कि अर्थशास्त्री और बिजनेस असल में इलास्टिसिटी को एक नंबर कैसे देते हैं। देखिए, इलास्टिसिटी को नापने के कई तरीके हैं और हर तरीका अलग अलग सिचुएशंस में काम आता है। सबसे आम तरीका जिसकी हम अभी तक बात करते आ रहे हैं वो है परसेंटेज मेथड। बाकी तरीके जैसे टोटल एक्सपेंडिचर, पॉइंट और आर्क मेथड्स हमें डेटा को एनालाइज करने के अलग अलग नजरिए देते हैं, जैसे कुल कमाई को देखना या डिमांड कर्व पर किसी एक पॉइंट पर इलास्टिसिटी को मापना। चलिए एक बिल्कुल आसान सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी चीज़ की कीमत 10% बढ़ जाती है और उसकी वजह से उसकी मांग 20% घट जाती है। हम बस मांग में आए बदलाव यानी 20% को कीमत में आए बदलाव यानी 10% से डिवाइड कर देंगे। नतीजा क्या आया? 2। और क्योंकि ये नंबर 1 से बड़ा है, हम जानते हैं कि इस चीज़ की डिमांड इलास्टिक है। तो कुल मिलाकर हमने क्या सीखा? सीधी सी बात है, इलास्टिसिटी सिर्फ कंज्यूमर की सेंसिटिविटी को नापने का एक तरीका है। हमने देखा कि यह सेंसिटिविटी किसी प्रोडक्ट की कीमत, हमारे इनकम में बदलाव या किसी दूसरी जुड़ी हुई चीज़ की कीमत से शुरू हो सकती है। और ये समझना कि कोई प्रोडक्ट इलास्टिक से इनइलास्टिक के बीच कहाँ खड़ा है, ये स्मार्ट बिजनेस और पॉलिसी से जुड़े फैसले लेने के लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन ये तो कहानी का एक ही पहलू था, यानी कंज्यूमर की तरफ, डिमांड की तरफ की कहानी। पर ये तो बाजार के इक्वेशन का सिर्फ आधा हिस्सा है। उन लोगों का क्या जो ये सामान बनाते हैं? हमारी सीरीज के अगले हिस्से में हम सिक्के का दूसरा पहलू पलटेंगे और सप्लाई की दुनिया में उतरेंगे। मिलते हैं वहां। पता है, अगर आपने सप्लाई को ठीक से समझ लिया ना, तो समझ लीजिए इकोनॉमिक्स की आधी पहेली तो आपने सुलझा ली। हमारी इकोनॉमिक्स सीरीज के इस 5वें हिस्से में हम सप्लाई के कॉन्सेप्ट की गहराइयों में उतरेंगे। तो चलिए बिना देर किए इस बहुत ही जरूरी टॉपिक को समझना शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले सप्लाई है क्या, फिर इसका सबसे ज़रूरी नियम क्या है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो इसे बदल सकती हैं, इसकी लचक को हम कैसे मापते हैं, और आखिर में इस पूरी थ्योरी को असल में इस्तेमाल करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये सप्लाई है क्या? इसे समझने के लिए हमें एक प्रोड्यूसर यानी सामान बनाने वाले के जूते में पैर रखकर सोचना होगा। किताबी भाषा में सप्लाई का मतलब है किसी चीज की वो मात्रा जिसे एक प्रोड्यूसर एक तय कीमत पर एक तय समय में बेचने के लिए तैयार भी है और सक्षम भी। सीधे सादे शब्दों में कहें तो बाजार में कितना सामान बेचने के लिए रखा है, बस वही सप्लाई है। सप्लाई की ना 3 खास बातें होती हैं। पहली, इसका रिश्ता हमेशा कीमत से होता है। दूसरी, ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, मतलब इसे एक समय के दौरान मापा जाता है, जैसे कि हर दिन या हर महीने। और तीसरी, ये बेचने की इच्छा और क्षमता दोनों को दिखाती है। मान लीजिए एक किसान 20 रुपए किलो के भाव पर 100 किलो गेहूं बेचने को तैयार है और उसके पास उतना गेहूं है भी, तो सप्लाई हुई 100 किलो। अच्छा, अब जब हम ये जान गए हैं कि सप्लाई क्या है, तो अब ये समझते हैं कि ये काम कैसे करती है। चलिए बात करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई की, जो असल में हमें बताता है कि प्रोड्यूसर्स कैसे सोचते हैं और उनका सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है, यानी मुनाफा। ये बहुत ही सीधा साधा नियम है। लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि कीमत और सप्लाई की जाने वाली मात्रा के बीच सीधा रिश्ता होता है। जब कीमतें बढ़ती हैं तो प्रोड्यूसर ज्यादा सामान बेचते हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। और जब कीमतें गिरती हैं तो वो सप्लाई कम कर देते हैं। सिंपल। लेकिन यहाँ एक छोटा सा पेच है।
ये कानून तभी काम करता है जब सिटरिस पैरिबस हो, जिसका मतलब है बाकी सारी चीजें वैसी ही रहें। मतलब हम ये मानकर चल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी, बनाने का खर्चा या टैक्स जैसी चीजों में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, सिर्फ कीमत बदल रही है। और जब हम इस रिश्ते को एक ग्राफ पर दिखाते हैं तो हमें एक ऊपर की तरफ जाता हुआ सप्लाई कर्व मिलता है। ये विजुअल टूल हमें एक ही नज़र में कीमत और सप्लाई का पूरा खेल समझा देता है। तो कीमत बदलने से हम सप्लाई कर्व पर ऊपर नीचे जाते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर कीमत के अलावा कोई और बाहरी चीज बदल जाए? यहीं पर बात आती है पूरे के पूरे सप्लाई कर्व के शिफ्ट होने की। ये कुछ बड़े बाहरी फैक्टर्स हैं जो किसी भी प्रोड्यूसर का पूरा गेम प्लान बदल सकते हैं। जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए, कच्चे माल का भाव बदल जाए, सरकार टैक्स लगा दे या सब्सिडी दे दे, या फिर भविष्य को लेकर उम्मीदें बदल जाएं। चलो एक उदाहरण लेते हैं। सोचिए एक नई मशीन आ गई जो प्रोडक्शन को सस्ता और तेज बना देती है। अब क्या होगा? अब प्रोड्यूसर हर कीमत पर ज्यादा माल बनाने और बेचने को तैयार होगा, क्योंकि उसकी लागत जो कम हो गई है। और इसका ग्राफ पर क्या असर दिखेगा? इससे सप्लाई बढ़ जाएगी और हम देखेंगे कि पूरा का पूरा सप्लाई कर्व दाईं तरफ खिसक गया है। इसी को कहते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। अब इसका ठीक उल्टा सोचते हैं। मान लीजिए सरकार ने प्रोडक्शन पर टैक्स बढ़ा दिया। इससे प्रोड्यूसर की लागत बढ़ जाएगी, है ना? तो उसका मुनाफा कम हो जाएगा और वो पुरानी कीमतों पर अब कम सामान बेचना चाहेगा। इससे सप्लाई में कमी आ जाएगी और ग्राफ पर यह हमें पूरे कर्व के बाईं ओर खिसकने से दिखेगा। इसे हम कहते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। तो अब हम जानते हैं कि सप्लाई क्या है और ये क्यों बदलती है। पर अगला सवाल ये है, ये कितना बदलती है? यहीं पर एंट्री होती है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के कॉन्सेप्ट की। ये हमें बताता है कि कीमत में बदलाव आने पर सप्लाई कितनी संवेदनशील है या कितना रिएक्ट करती है। और इस रिएक्शन को मापने के लिए हमारा मेन टूल है ये फॉर्मूला। हम सप्लाई की मात्रा में आए प्रतिशत बदलाव को कीमत में आए प्रतिशत बदलाव से डिवाइड कर देते हैं। इससे हमें एक नंबर मिलता है जो बताता है कि सप्लाई कितनी इलास्टिक है। देखिए, इलास्टिसिटी एक जैसी नहीं होती। इसके 5 प्रकार हैं। एक तरफ है परफेक्टली इलास्टिक, जहां कीमत में जरा सा भी बदलाव सप्लाई को पूरी तरह बदल सकता है। दूसरी तरफ है परफेक्टली इनइलास्टिक, जहां कीमत चाहे कितनी भी बदल जाए सप्लाई टस से मस नहीं होती, जैसे किसी महान कलाकार की कोई दुर्लभ पेंटिंग। और इन दोनों के बीच में 3 और तरह की इलास्टिसिटी होती हैं। चलिए इसे एक नंबर वाले उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की कीमत 20% बढ़ गई और इसके जवाब में प्रोड्यूसर्स ने 40% ज्यादा सप्लाई कर दी। तो जब हम 40% को 20% से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 2। क्योंकि ये नंबर 1 से बड़ा है, हम कहेंगे कि सप्लाई रिलेटिवली इलास्टिक है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब समय है ये देखने का कि जो हमने सीखा है वो हमें कितना समझ आया। चलिए अपने ज्ञान को परखते हैं। तो आपके लिए एक सवाल है, लॉ ऑफ सप्लाई किसके बीच का रिश्ता दिखाता है? प्राइस और डिमांड, प्राइस और सप्लाई, इनकम और सप्लाई, या कॉस्ट और डिमांड? सोचिए जरा। और सही जवाब है ऑप्शन बी। जी हां, जैसा कि हमने बात की, लॉ ऑफ सप्लाई का पूरा सार ही कीमत और सप्लाई की जाने वाली मात्रा के बीच का सीधा संबंध है। जाने से पहले एक फटाफट रिकैप करते हैं। याद रखिए, सप्लाई का सीधा नाता कीमत से है। लॉ ऑफ सप्लाई एक सीधा रिश्ता दिखाता है। सप्लाई कर्व हमेशा ऊपर की ओर चढ़ता है और इलास्टिसिटी का फॉर्मूला हमें सप्लाई के रिएक्शन को नापने में मदद करता है। तो अब हम प्रोड्यूसर की कहानी तो समझ गए हैं, लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब ये ताकत बाजार में अपनी विरोधी ताकत से मिलती है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या होता है जब सप्लाई की मुलाकात आखिरकार डिमांड से होती है। खैर, ये जानेंगे हम अपनी सीरीज के अगले हिस्से में। इकोनॉमिक्स सीरीज के पार्ट 6 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इकोनॉमिक्स को बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक समझना चाहते हैं तो आप एकदम सही जगह पर हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर, मार्केट और प्राइस डिटर्मिनेशन। और एक बात मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक को हल्के में मत लीजिएगा। यकीन मानिए, अगर आज आपने इसे अच्छी तरह समझ लिया ना, तो इकोनॉमिक्स के जो सबसे मुश्किल और सबसे ज़्यादा स्कोर वाले सवाल होते हैं वो भी आपको बच्चों का खेल लगने लगेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अच्छा, जब मैं कहता हूं मार्केट, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद कोई भीड़-भाड़ वाला बाजार या फिर कोई बड़ा सा शॉपिंग मॉल, है ना? लेकिन इकोनॉमिक्स में मार्केट का मतलब इससे कहीं ज्यादा होता है। इकोनॉमिक्स की भाषा में मार्केट एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा अरेंजमेंट जहां खरीदने वाले मतलब बायर्स और बेचने वाले यानी सेलर्स आपस में मिलते हैं।
किस लिए? सामान और सर्विसेज के लेन देन के लिए। सीधी सी बात है, जहां भी किसी कीमत पर कोई सौदा हो रहा है, बस वही मार्केट है, फिर चाहे वो आपके घर के पास वाली सब्जी मंडी हो या फिर कोई ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट। तो हर मार्केट के आप कह सकते हैं 3 मेन काम होते हैं। पहला और सबसे ज़रूरी, सामान और सेवाओं का लेन देन। दूसरा, उन चीज़ों की कीमत तय करना। और तीसरा, ये फैसला करना कि हमारे देश के जो रिसोर्सेज हैं वो कहाँ और कैसे इस्तेमाल किए जाएंगे। तो चलिए एक छोटा सा सवाल आपसे, मार्केट का सबसे बेसिक काम क्या है? सोच लिया? बिल्कुल सही, इसका जवाब है एक्सचेंज, यानी लेन देन। ठीक है, अब जब हम ये समझ गए हैं कि मार्केट होता क्या है, तो अब ये देखते हैं कि ये कितने तरह के होते हैं। देखिए, कंपटीशन के लेवल के हिसाब से हम मार्केट को 4 मेन कैटेगरी में बांट सकते हैं। अच्छा, अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। यह समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आता है परफेक्ट कंपटीशन। यहां क्या होता है, बेचने वाले बहुत सारे हैं और सबका प्रोडक्ट बिल्कुल एक जैसा है, जैसे किसानों का बाजार। फिर आता है मोनोपोली, मतलब एकाधिकार। यहां सिर्फ एक ही सेलर होता है और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, जैसे आपके एरिया का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तीसरा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यहां भी बेचने वाले तो कई हैं, लेकिन सबका प्रोडक्ट थोड़ा थोड़ा अलग है। सोचिए रेस्टोरेंट्स के बारे में, सब खाना बेच रहे हैं पर सबका टेस्ट, मेन्यू अलग है। और आखिर में है ओलिगोपोली। इसमें कुछ गिने चुने बड़े खिलाड़ी ही पूरे मार्केट पर राज करते हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारी टेलीकॉम कंपनियां। अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के दिल पर, इसके सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट पर, इक्विलिब्रियम प्राइस। ये वो मैजिकल प्राइस पॉइंट है जहां डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। अगर मैं इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझाऊं तो इक्विलिब्रियम प्राइस वो कीमत है जिस पर जितनी चीज़ें लोग खरीदना चाहते हैं, ठीक उतनी चीज़ें बेचने के लिए मार्केट में मौजूद हैं। इस पॉइंट पे ना तो कोई शॉर्टेज होती है, ना ही कोई सरप्लस, सब कुछ एकदम बैलेंस्ड। इस एक सिंपल सी इक्वेशन को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इक्विलिब्रियम पर डिमांड हमेशा सप्लाई के बराबर होती है। बस इतना ही। मान लीजिए एक पेन 10 रुपए का है और 50 लोग उसे खरीदना चाहते हैं और दुकान में बेचने के लिए भी 50 ही पेन हैं, तो बस यही हमारा इक्विलिब्रियम। चलिए एक और क्विक सवाल, इक्विलिब्रियम पर कौन सी 2 मार्केट की ताकतें बराबर हो जाती हैं? हाँ, बिल्कुल सही, डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन असल दुनिया में मार्केट हमेशा तो इक्विलिब्रियम में नहीं रहता, राइट? तो क्या होता है जब ये बैलेंस बिगड़ता है? बस तभी कीमतें ऊपर या नीचे जाने लगती हैं। ये मार्केट का खुद को ठीक करने का एक तरीका है और ये समझना बहुत ही मजेदार है। देखिए, 2 सिचुएशन हो सकती हैं। जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाए तो उसे हम कहते हैं एक्सेस डिमांड, मतलब खरीदने वाले ज़्यादा हैं और सामान कम। ऐसे में क्या होगा, खरीदारों में कंपटीशन होगा और कीमतें ऊपर चली जाएंगी। दूसरी तरफ जब सप्लाई डिमांड से ज़्यादा हो तो उसे कहते हैं एक्सेस सप्लाई। अब बेचने वाले ज़्यादा हैं और खरीदने वाले कम, तो अब बेचने वालों में कंपटीशन होगा और कीमतें नीचे आ जाएंगी। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई। अब इन कॉन्सेप्ट्स को कुछ असली एग्जाम्पल्स के साथ लगाकर देखते हैं। ये सेक्शन आपके एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, तो पूरा ध्यान यहीं रखिएगा। ओके, अब इस प्रॉब्लम को साथ में सॉल्व करते हैं। स्टेप 1, सिनेरियो को समझते हैं। मान लीजिए किसी चीज़ की कीमत है 20 रुपए, उसको खरीदने वाले लोग हैं 40, लेकिन बेचने के लिए वो चीज़ है सिर्फ 30। अब स्टेप 2, इसका एनालिसिस करते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? साफ साफ दिख रहा है कि डिमांड 40, सप्लाई 30 से कहीं ज्यादा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, ये है एक्सेस डिमांड। तो अब आता है स्टेप 3, हमारा प्रिडिक्शन। सोचिए, जब खरीदने वाले ज्यादा और सामान कम हो तो कीमत का क्या होगा? जाहिर सी बात है, कीमत ऊपर जाएगी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट एकदम पक्का हो जाए। स्टेप 1, सिनारियो। अब कीमत है 50 रुपए, डिमांड है 60 यूनिट्स, लेकिन सप्लाई है 90 यूनिट्स। स्टेप 2, एनालिसिस। इस बार क्या हो रहा है? सप्लाई 90, डिमांड 60 से ज्यादा है। ये कौन सी सिचुएशन है? ये है एक्सेस सप्लाई। तो स्टेप 3, प्रिडिक्शन। जब सामान ज्यादा और खरीदार कम हो तो कीमत नीचे आएगी। सिंपल। चलिए, अब आपकी बारी। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो जाएं। पहला सवाल स्क्रीन पर है। मार्केट की सबसे सही डेफिनेशन क्या है? थोड़ा सोचिए, याद है हमने क्या बात की थी? सही जवाब है बी, अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। मार्केट सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है। अगला सवाल, इक्विलिब्रियम प्राइस कहाँ तय होता है? ये तो अब आपके लिए बहुत ही आसान होना चाहिए। जी हां, बिल्कुल सही। इसका जवाब है सी, जहां डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाते हैं। तो आइए फटाफट से आज के सारे की पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। पहला, मार्केट एक जगह नहीं बल्कि एक सिस्टम है। दूसरा, कंपटीशन के बेस पर 4 तरह के मार्केट होते हैं। तीसरा, इक्विलिब्रियम वहां होता है जहां डिमांड और सप्लाई मिलते हैं। चौथा,
जब डिमांड ज्यादा हो तो कीमतें बढ़ती हैं, और पांचवा, जब सप्लाई ज्यादा हो तो कीमतें गिरती हैं। ये 5 पॉइंट आपको हमेशा याद रखने हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी मार्केट और प्राइस डिटर्मिनेशन की। उम्मीद है अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। अगले पार्ट में हम ये समझेंगे कि आप और हम यानी कंज्यूमर्स कोई भी चीज़ खरीदने का फैसला आखिर करते कैसे हैं। हम एक्सप्लोर करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। नमस्कार, इकोनॉमिक्स सीरीज के 7वें हिस्से में सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रोडक्शन की, यानी उत्पादन की। देखिए, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना जो हर बिजनेस की नींव होता है। तो चलिए इसे एकदम अच्छे से समझते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है। अगर प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए ना, तो एग्जाम में जो न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज आते हैं वो सच में बहुत आसान हो जाएंगे। तो फिर चलिए इस टॉपिक पर अपनी पकड़ मजबूत करते हैं। ओके, तो इसे ऐसे समझते हैं। किसी भी चीज को बनाने के लिए, चाहे वो एक कार हो या एक कप चाय, कुछ इंग्रेडिएंट्स तो चाहिए ही होते हैं, है ना? मतलब कुछ सामग्री। तो इसको समझने के लिए एक केस स्टडी लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि एक नई टी शर्ट प्रिंटिंग स्टार्टअप शुरू हुई है जिसका नाम है प्रिंट परफेक्ट। अब इकोनॉमिक्स की भाषा में इन्हीं इंग्रेडिएंट्स को एक नाम दिया गया है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सीधे सीधे कहें तो ये वो संसाधन हैं, वो इनपुट्स हैं जिनका इस्तेमाल करके कुछ आउटपुट यानी सामान या सेवाएं बनाई जाती हैं। हमारे प्रिंट परफेक्ट स्टार्टअप के लिए तो ये वो चीजें हैं जिनके बिना एक भी टी शर्ट बन ही नहीं सकती। और हाँ, ये मेनली 4 तरह के होते हैं। तो हमारे प्रिंट परफेक्ट के लिए ये 4 फैक्टर्स क्या होंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है लैंड यानी भूमि। अब इसमें सिर्फ जमीन नहीं आती, बल्कि सारे प्राकृतिक संसाधन आ जाते हैं, जैसे वो जगह जहां प्रिंट परफेक्ट की वर्कशॉप बनी है। दूसरा है लेबर यानी श्रम। ये तो सिंपल है, जो हमारे टी शर्ट डिजाइनर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, उनका काम। तीसरा है कैपिटल यानी पूंजी। ये वो इंसानों की बनाई हुई चीजें हैं, जैसे प्रिंटिंग मशीनें, कंप्यूटर्स वगैरह। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है एंटरप्रेन्योर यानी प्रिंट परफेक्ट का फाउंडर, जो इन सबको एक साथ लाता है, रिस्क लेता है और बिजनेस को चलाता है। तो एक छोटा सा सवाल, इन सब में एंटरप्रेन्योर का सबसे मेन रोल क्या है? सोचिए जरा। बिल्कुल, उसका मेन काम ही यही है कि वो इन सारे संसाधनों को एक साथ लाए और बिजनेस का पूरा रिस्क उठाए। चलिए, अब हमारे प्रिंट परफेक्ट स्टार्टअप के पास सारे इंग्रेडिएंट्स यानी फैक्टर्स तो आ गए। अब क्या चाहिए? अब चाहिए एक रेसिपी, है ना? एक ऐसी रेसिपी जो ये बताए कि भाई इन सब चीजों को मिलाकर फाइनल टी शर्ट बनानी कैसे है। इकोनॉमिक्स में पता है, इसी रेसिपी को प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। ये रहा प्रोडक्शन फंक्शन का फॉर्मूला। अरे इसे देखकर घबराना नहीं है, ये बहुत सिंपल है। यहाँ Q का मतलब है आउटपुट, यानी हमारी कितनी टी शर्ट्स बनकर तैयार हुई। L है लेबर, मतलब हमारे डिजाइनर्स, और K है कैपिटल यानी प्रिंटिंग मशीनें। तो ये फॉर्मूला बस इतनी सी बात बता रहा है कि कितनी लेबर और कैपिटल लगाकर कितनी टी शर्ट्स बन सकती हैं। तो प्रिंट परफेक्ट का जो पूरा प्रोसेस है वो कुछ ऐसा दिखता है। देखिए, हम इनपुट के तौर पर लेबर और कैपिटल लेते हैं। फिर जो प्रोडक्शन फंक्शन है यानी हमारी रेसिपी, वो इन इनपुट्स को प्रोसेस करती है और आखिर में हमें क्या मिलता है? हमारा आउटपुट, मतलब हमारी तैयार प्रिंटेड टी शर्ट्स। अब एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए प्रिंट परफेक्ट को जल्दी जल्दी में बहुत सारी टी शर्ट्स बनानी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनके पास प्रिंटिंग मशीन अभी भी सिर्फ एक ही है। तो फाउंडर सोचता है कि चलो और डिजाइनर्स को हायर कर लेते हैं। बस यहीं पर इकोनॉमिक्स का एक बहुत मजेदार नियम सामने आता है। इसे आप टू मेनी कुक्स रूल भी कह सकते हैं, या फॉर्मल भाषा में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। जरा इस चार्ट को देखिए। जब एक डिजाइनर एक मशीन पर काम कर रहा था तो उसने 10 शर्ट बनाई, ठीक है। जब दूसरा डिजाइनर आया तो टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ा, लेकिन उस दूसरे डिजाइनर ने सिर्फ 8 एक्स्ट्रा शर्ट्स बनाई। और जब तीसरा आया तो उसने सिर्फ 5 और शर्ट्स बनाई। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मशीन तो एक ही थी। इसे ही कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स। मतलब जब आप एक इनपुट जैसे कि लेबर बढ़ाते जाते हैं, लेकिन दूसरा इनपुट जैसे मशीन उतना ही रखते हैं, तो हर नए इनपुट से मिलने वाला एक्स्ट्रा आउटपुट कम होने लगता है। और ये तो बस शुरुआत है। असल में ये जो नियम है ना, ये प्रोडक्शन के 3 स्टेजेस दिखाता है। स्टेज 1 में हो सकता है कि रिटर्न्स बढ़े, मतलब काम और तेजी से हो। स्टेज 2 में रिटर्न्स घटने लगते हैं, जो हमने अभी अभी देखा। और अगर आप और भी लोग ले आए तो आता है स्टेज 3, जहां इतने लोग हो जाते हैं कि वो एक दूसरे को ही परेशान करने लगते हैं और टोटल प्रोडक्शन बढ़ने की जगह कम हो जाता है। तो एक और जरूरी सवाल,
ये जो नियम है ये शॉर्ट रन में लागू होता है या लॉन्ग रन में? सोच लिया? इसका जवाब है शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन में ही ऐसा होता है कि कम से कम एक फैक्टर, जैसे हमारे प्रिंट परफेक्ट के केस में मशीन, फिक्स्ड रहता है जिसे आप तुरंत बदल नहीं सकते। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होगा? देखिए, लॉन्ग रन में प्रिंट परफेक्ट के पास टाइम है, वो अपनी वर्कशॉप भी बड़ी कर सकता है, नई मशीनें भी खरीद सकता है। तो जब कोई बिजनेस अपने सारे के सारे इनपुट्स को एक साथ बढ़ाता है, तब हम एक दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जिसे कहते हैं रिटर्न्स टू स्केल। ये टेबल इस कॉन्सेप्ट को एकदम आसान बना देती है। सोचिए, प्रिंट परफेक्ट ने अपने डिजाइनर्स और मशीनें दोनों को डबल कर दिया। अब अगर टी शर्ट का प्रोडक्शन डबल से भी ज्यादा हो गया तो ये है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अगर प्रोडक्शन ठीक डबल हुआ तो ये है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। और अगर प्रोडक्शन बढ़ा तो, लेकिन डबल से कम बढ़ा, तो उसे कहते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो इस कॉन्सेप्ट को एकदम पक्का करने के लिए एक आखिरी सवाल, रिटर्न्स टू स्केल एक इनपुट बदलने से जुड़ा है या सारे इनपुट्स बदलने से? सही जवाब, ये सभी इनपुट्स को एक साथ बदलने के बारे में है। और जानते हैं, यही डिमिनिशिंग रिटर्न्स और रिटर्न्स टू स्केल के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। बहुत बढ़िया। तो हमने प्रिंट परफेक्ट की कहानी के जरिए प्रोडक्शन के सारे मेन कॉन्सेप्ट्स तो समझ लिए। अब असली मजा तो अब है। चलिए देखते हैं कि इस नॉलेज को एग्जाम के सवालों पर कैसे अप्लाई करना है। चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। सिचुएशन ये है, अगर सारे इनपुट्स 10% से बढ़ाए गए और आउटपुट 20% से बढ़ गया, तो ये किस तरह का रिटर्न टू स्केल है? आराम से सोचिए। यहां आउटपुट का परसेंटेज इनपुट के परसेंटेज से ज्यादा है, इसलिए ये सीधा सीधा केस है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का। अब एक एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। इनमें से कौन सा प्रोडक्शन का फैक्टर नहीं है? ऑप्शंस हैं ए लैंड, बी लेबर, सी मनी या डी कैपिटल। और सही जवाब है सी, मनी। हाँ, मुझे पता है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि पैसे के बिना तो काम ही नहीं चलता। लेकिन इकोनॉमिक्स में मनी को डायरेक्ट फैक्टर नहीं माना जाता। मनी का इस्तेमाल कैपिटल, जैसे कि मशीनें खरीदने के लिए होता है। पैसा खुद प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज नहीं होता। एक और सवाल, एक प्रोडक्शन फंक्शन किसके बीच का रिश्ता दिखाता है? ए कीमत और मांग, बी इनपुट और आउटपुट, सी लागत और मुनाफा या डी आय और बचत? इसका जवाब है बी, इनपुट और आउटपुट। याद है ना हमारी प्रिंट परफेक्ट वाली रेसिपी की बात? प्रोडक्शन फंक्शन बस वही तो है, वो रेसिपी जो इनपुट को आउटपुट में बदल देती है। तो एग्जाम के लिए ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें एकदम दिमाग में बिठा लेना है। पहला, प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। दूसरा, प्रोडक्शन फंक्शन इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन है। तीसरा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स शॉर्ट रन की कहानी है जब सिर्फ एक इनपुट बदलता है। और चौथा, रिटर्न्स टू स्केल लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट है जब सारे इनपुट्स बदलते हैं। ये 4 बातें सबसे जरूरी हैं। तो आज हमने प्रोडक्शन की पूरी कहानी समझ ली। हमने शुरुआत की प्रोडक्शन के इंग्रेडिएंट्स यानी फैक्टर्स से, फिर उसकी रेसिपी यानी प्रोडक्शन फंक्शन को समझा, और फिर शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के नियमों को जानते हुए एग्जाम के सवालों तक भी पहुंचे। तो इसके बाद क्या? हमारी सीरीज के अगले हिस्से यानी पार्ट 8 में हम ये पता लगाएंगे कि आखिर ये टी-शर्ट्स बनाने में खर्चा कितना आता है। जी हाँ, हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की। ये भी एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है, तो इसे मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। तो कोई भी बिजनेस सफल होता है या डूब जाता है, इसका सारा राज है ना बस 2 शब्दों में छिपा होता है, कॉस्ट और रेवेन्यू। इनको समझना सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए जरूरी नहीं, बल्कि ये तो किसी भी बिजनेस की धड़कन को समझने जैसा है। तो चलिए आज इन्हीं दोनों को एकदम बारीकी से समझते हैं। अच्छा, इसको ना एक बहुत ही सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए एक बेकरी है, उसका किराया और उसमें जो आटा लगता है, इन दोनों की लागत में मतलब कॉस्ट में असली फर्क क्या है? बस यही छोटा सा सवाल हमें आज के बिल्कुल टॉपिक के बिल्कुल सेंटर में ले जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी बिजनेस की लागत को अगर समझना है तो सबसे पहला कदम है 2 बेसिक तरह की कॉस्ट्स को पहचानना। सच कहूं तो यही वो नींव है जिस पर प्रॉफिट का पूरा हिसाब किताब टिका होता है। तो सबसे पहले ये कॉस्ट आखिर है क्या?
बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये वो सारा पैसा है जो एक बिजनेस को कोई भी सामान या सर्विस बनाने में खर्च करना पड़ता है। मतलब कर्मचारियों की सैलरी से लेकर कच्चे माल तक सब कुछ इसमें आ जाता है। अब असली खेल यहीं से शुरू होता है। कॉस्ट जो है ना, वो मेनली दो तरह की होती हैं। एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरी वेरिएबल कॉस्ट। और जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, एक अपनी जगह पर फिक्स्ड रहती है और दूसरी वो बदलती रहती है। आइए देखते हैं कैसे। तो पहले बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट्स की। ये वो खर्चे हैं जो प्रोडक्शन के कम या ज्यादा होने से नहीं बदलते। ये तो भाई अपनी जगह पर टिके रहते हैं। हमारी बेकरी वाले एग्जाम्पल पर वापस चलें तो दुकान का किराया, परमानेंट स्टाफ की सैलरी या फिर वो बड़ा सा ओवन खरीदने का खर्च, ये सब फिक्स्ड कॉस्ट हैं। आप चाहे 1 केक बनाओ या 100, किराया तो उतना ही देना पड़ेगा, है ना। और फिर दूसरी तरफ हैं वेरिएबल कॉस्ट्स। ये वो खर्चे हैं जो सीधे सीधे प्रोडक्शन से जुड़े होते हैं। मतलब जितने ज़्यादा केक बनेंगे उतना ही ज़्यादा आटा, चीनी और ओवन चलाने के लिए बिजली लगेगी। और अगर आप प्रोडक्शन ही बंद कर दें तो ये कॉस्ट भी लगभग 0 हो जाएगी। सिंपल। तो चलिए एक छोटा सा क्विज हो जाए। क्विक चेक। हमारी बेकरी का किराया ये फिक्स्ड कॉस्ट है या वेरिएबल? जरा सोचिए। अगर आपने फिक्स्ड कॉस्ट सोचा है तो आप बिल्कुल सही है, शाबाश। किराया तो उतना ही रहेगा चाहे एक भी केक ना बने। ठीक है, अब जब हम फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को अच्छी तरह समझ गए हैं तो चलिए एनालिसिस के अगले लेवल पर चलते हैं। अब हम देखेंगे कि इन कॉस्ट को जोड़कर और तोड़कर हम और क्या क्या समझ सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे आसान कॉन्सेप्ट है टोटल कॉस्ट। ये कुछ नहीं, बस आपकी फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का टोटल है। इससे आपको फटाक से पता चल जाता है कि किसी भी लेवल के प्रोडक्शन पर आपका कुल खर्चा कितना हो रहा है। लेकिन कुल खर्च से ये तो पता नहीं चलता कि एक चीज बनाने में कितना पैसा लगा, राइट? यहीं पर काम आती है एवरेज कॉस्ट। आप बस टोटल कॉस्ट को बनाए गए आइटम्स की संख्या से डिवाइड कर दीजिए, जैसे हमारे केस में केक्स की संख्या से, और आपको हर केक की औसत लागत मिल जाएगी। ठीक है, एवरेज कॉस्ट तो पता चल गई। लेकिन अगर हमें सिर्फ एक और एक्स्ट्रा केक बनाने का खर्च जानना हो तो ये सवाल दोस्तों हमें इकोनॉमिक्स के सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स में से एक की ओर ले जाता है। और वो कॉन्सेप्ट है मार्जिनल कॉस्ट। इसका मतलब है सिर्फ एक और एक्स्ट्रा यूनिट बनाने में कितना एडिशनल खर्च आएगा। आप यकीन मानिए ये बिजनेस के लिए शायद सबसे ज़रूरी सवाल है, क्योंकि इसी से तो वो तय करते हैं कि और ज़्यादा प्रोडक्शन करना फ़ायदेमंद है भी या नहीं। और इसे कैलकुलेट करना भी काफ़ी आसान है। आपको बस ये देखना है कि टोटल कॉस्ट में कितना बदलाव आया। इकोनॉमिक्स में इसे दिखाने के लिए ये डेल्टा सिंबल इस्तेमाल होता है और उसे प्रोडक्शन में आए बदलाव से डिवाइड कर देना है। अगर सिर्फ एक एक्स्ट्रा यूनिट बना रहे हैं तो ये बस टोटल कॉस्ट में आए हुआ बदलाव ही होता है। चलिए, अब तक हमने खर्चों की बहुत बात कर ली। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। अब बात करते हैं कमाई की, यानी कि रेवेन्यू की। अच्छी बात यह है कि रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट्स काफ़ी हद तक कॉस्ट वाले कॉन्सेप्ट से मिलते जुलते हैं। देखिए, रेवेन्यू को समझने का फ्लो बहुत सीधा और लॉजिकल है। सबसे पहले आप कीमत को बेची गई क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके टोटल रेवेन्यू निकालते हैं। फिर टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड करके एवरेज रेवेन्यू निकालते हैं। और आखिर में टोटल रेवेन्यू में जो बदलाव आता है उससे आप मार्जिनल रेवेन्यू का पता लगाते हैं। सिंपल फ्लो है। अब ये वाला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, खासकर आपके एग्जाम्स के लिए। एवरेज रेवेन्यू इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसका एक और नाम है द डिमांड कर्व। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट का एवरेज रेवेन्यू असल में उसकी कीमत ही तो होती है, और कीमत और डिमांड का जो रिश्ता है वही तो डिमांड कर्व कहलाता है। चलो, थ्योरी बहुत हो गई। अब जो कुछ भी हमने सीखा है ना, उसे एक छोटे से न्यूमेरिकल उदाहरण के साथ प्रैक्टिस में लाते हैं। चलिए थोड़ी सी मैथ्स हो जाए। तैयार हैं? तो मान लीजिए हमारी बेकरी की फिक्स्ड कॉस्ट है 50 और वेरिएबल कॉस्ट है 70। तो आप बताइए टोटल कॉस्ट क्या होगी? फॉर्मूला याद है ना आपको? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। बिल्कुल सही जवाब है 120। बस फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ना ही तो था। देखा, इकोनॉमिक्स के बेसिक फॉर्मूले अक्सर इतने ही सीधे और सिंपल होते हैं। तो अब चलिए कुछ एग्जाम स्टाइल सवालों के साथ अपनी समझ को परखते हैं। देखते हैं कि क्या आप एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पहला सवाल, इनमें से कौन सी कॉस्ट आउटपुट बदलने पर भी नहीं बदलती? ऑप्शंस हैं ए फिक्स्ड कॉस्ट, बी वेरिएबल कॉस्ट, सी मार्जिनल कॉस्ट या डी एवरेज कॉस्ट। थोड़ा सोचिए और सही जवाब है बिल्कुल ए फिक्स्ड कॉस्ट। याद है ना हमारी बेकरी का किराया?
ठीक है, दूसरा सवाल, एवरेज रेवेन्यू यानी AR किसके बराबर होता है? A मार्जिनल रेवेन्यू, B टोटल रेवेन्यू, C डिमांड कर्व या D प्रॉफिट? और इसका सही जवाब है ऑप्शन C द डिमांड कर्व। ये वो खास कनेक्शन है जिसे आपको हमेशा याद रखना है। तो इस पूरे विश्लेषण का सार क्या है? अगर आप सब कुछ भूल भी जाएं तो बस ये 3 बातें याद रखिएगा। पहली, टोटल कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट का जोड़ होती है। दूसरी, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है सिर्फ एक और एक्स्ट्रा यूनिट बनाने का खर्च। और तीसरी, सबसे जरूरी, एवरेज रेवेन्यू ही डिमांड कर्व है। ये 3 आइडियाज आपको हमेशा काम आएंगे। तो आज हमने कॉस्ट और रेवेन्यू की नींव तो रख दी है, लेकिन असली सवाल तो अब शुरू होता है कि कंपनियां इन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल अलग अलग तरह के बाजारों में कैसे करती हैं। हमारे अगले विश्लेषण में हम इसी पर बात करेंगे और मार्केट स्ट्रक्चर की दुनिया में उतरेंगे। तो तब तक ये सोचना शुरू कीजिए कि एक मोनोपोली और एक परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट में कॉस्ट और रेवेन्यू का ये पूरा खेल कैसे बदल जाता होगा। नमस्कार। कभी सोचा है कि बाजार आखिर काम कैसे करता है? ये सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि कंपटीशन कितना है। तो चलिए आज फटाफट बाजार के 4 सबसे जरूरी ढांचों को समझते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं, कोई लाग लपेट नहीं। बस ये 4 कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें समझना है: परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली। इन्हें समझ लिया ना तो मार्केट से जुड़े 90% सवालों के जवाब देना एकदम आसान हो जाएगा। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो हम अपनी बात शुरू करते हैं मार्केट के स्पेक्ट्रम के एक छोर से, जिसे कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन, या हिंदी में कहें तो पूर्ण प्रतियोगिता। अब ये एक तरह की आइडियल सिचुएशन है जो असल दुनिया में सच कहूं तो बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो आखिर ये परफेक्ट कंपटीशन है क्या? जरा सोचिए, एक ऐसा मार्केट जहां इतने सारे खरीदार और इतने सारे बेचने वाले हैं, और मजे की बात यह है कि सब एक ही जैसी चीज बेच रहे हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है खेती किसानी का बाजार। आप ही सोचिए, क्या एक किसान का गेहूं दूसरे किसान के गेहूं से अलग होता है? नहीं ना, बस वही बात है। अच्छा, इसकी कुछ खास बातें हैं। पहली, जैसा मैंने कहा, बहुत सारे बायर्स और सेलर्स। दूसरी, प्रोडक्ट बिल्कुल एक जैसा। और तीसरी, कोई भी आसानी से मार्केट में आ सकता है और जा सकता है। पर सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि यहाँ फर्में प्राइस टेकर होती हैं। मतलब वो अपनी कीमत खुद तय नहीं कर सकती, उन्हें मार्केट की तय की हुई कीमत को ही मानना पड़ता है। तो चलिए एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, क्या परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट में कोई एक फर्म प्राइस मेकर हो सकती है? जवाब है बिल्कुल नहीं। वो तो बस मार्केट जो कीमत तय करता है उसे चुपचाप मान लेती है। ठीक है, अब स्पेक्ट्रम के एक छोर से सीधा चलते हैं दूसरे छोर पर, यानी मोनोपोली की दुनिया में, जिसे हम एकाधिकार भी कहते हैं। ये आप समझ लीजिए परफेक्ट कंपटीशन का एकदम बिल्कुल उल्टा है। तो मोनोपोली क्या है? ये एक ऐसा मार्केट है जहां बेचने वाला सिर्फ एक होता है और उसके प्रोडक्ट का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट, मतलब कोई करीबी विकल्प भी नहीं होता। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है इंडियन रेलवेज। सोचिए, क्या रेलवे के अलावा कोई और है जो ये सर्विस दे रहा हो? नहीं। इसकी खासियतें परफेक्ट कंपटीशन से एकदम ऑपोजिट है। सिर्फ एक सेलर, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं, मार्केट में किसी नए का आना लगभग नामुमकिन, और सबसे बड़ी बात, यहाँ फर्म ही प्राइस मेकर है, मतलब वो अपनी मर्जी से कीमत तय करती है। तो फिर से एक सवाल, एक प्योर मोनोपोली में कितने सेलर्स होते हैं? जवाब एकदम साफ है, सिर्फ एक। ठीक है, तो हमने मार्केट के 2 एक्सट्रीम छोर तो देख लिए, एक तरफ परफेक्ट कंपटीशन, दूसरी तरफ मोनोपोली। पर असल दुनिया इन दोनों के बीच में ही कहीं होती है। तो चलिए अब बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। ये एक ऐसा मार्केट है जहां बेचने वाले तो कई हैं, लेकिन वो जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो एक दूसरे से थोड़े अलग हैं। मतलब हैं तो एक जैसे, पर हूबहू कॉपी नहीं। जैसे टूथपेस्ट के ब्रांड्स को ही ले लीजिए, कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, हैं तो सब टूथपेस्ट ही, पर सबकी ब्रांडिंग, स्वाद और बताए गए फायदे अलग अलग हैं। यही है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। यहाँ भी परफेक्ट कंपटीशन की तरह सेलर्स कई होते हैं और मार्केट में आना जाना भी आसान है। लेकिन जो सबसे बड़ा फर्क है वो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और सेलिंग कॉस्ट का। कंपनियां एडवर्टाइजिंग पर, मतलब विज्ञापनों पर बहुत पैसा खर्च करती हैं ताकि लोगों को लगे कि उनका प्रोडक्ट बाकियों से बेहतर या अलग है। और अब आते हैं हम अपने आखिरी मार्केट स्ट्रक्चर पर, ओलिगोपोली,
ये वो दुनिया है जहां मुट्ठी भर ताकतवर खिलाड़ी पूरे बाजार पर राज करते हैं। तो ओलिगोपॉली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें बस कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां ही पूरे मार्केट पर हावी होती हैं। इसका सबसे बेस्ट और करंट उदाहरण है भारत की टेलीकॉम कंपनियां। सोचे कौन है? जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। बस यही गिने चुने नाम हैं। यहाँ जो एक शब्द सबसे ज्यादा जरूरी है वो है इंटरडिपेंडेंस, मतलब आपसी निर्भरता। इसको ऐसे समझिए, अगर जियो ने अपने रेट कम कर दिए तो क्या एयरटेल और वोडाफोन आइडिया चुप बैठ सकते हैं? नहीं, उन्हें भी कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। इसी वजह से यहाँ अक्सर प्राइस रिजिडिटी देखने को मिलती है, यानी कीमतें जल्दी जल्दी बदलती नहीं है। चलिए, तो हमने चारों तरह के मार्केट को अलग अलग तो समझ लिया। अब बारी है इन सबको एक साथ रखकर कंपेयर करने की, ताकि सारे कंफ्यूजन्स दूर हो जाए और सब कुछ आईने की तरह साफ दिखे। तो चलिए इस टेबल पर एक नजर डालते हैं। देखिए कैसे फर्मों की संख्या कई से घटकर कुछ और फिर आखिर में एक पर आ जाती है। और प्राइस पर कंट्रोल को देखिए, परफेक्ट कंपटीशन में बिल्कुल नहीं से शुरू होकर मोनोपोली में पूरा कंट्रोल तक पहुंच जाता है। ये पैटर्न देखना बहुत जरूरी है। तो अब जब सब कुछ समझ लिया है तो एक छोटा सा क्विज हो जाए, देखते हैं आपको कितना याद रहा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किस मार्केट में एक जैसा यानी होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए परफेक्ट कंपटीशन, बी मोनोपोली, सी ओलिगोपोली या डी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सोचिए जरा। और सही जवाब है ऑप्शन ए परफेक्ट कंपटीशन। याद है ना किसानों वाला उदाहरण जहां सबका गेहूं एक जैसा होता है। चलिए अगला सवाल, वो कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें सिर्फ एक ही सेलर होता है? ए ओलिगोपोली, बी मोनोपोली, सी परफेक्ट कंपटीशन या डी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मोनोपोली। ये तो आसान था, है ना? मोनो का मतलब ही होता है एक। तो चलिए इन सबको एक एक शब्द में समेटते हैं ताकि एग्जाम के लिए याद रखना आसान हो जाए। परफेक्ट कंपटीशन मतलब प्राइस टेकर, मोनोपोली मतलब प्राइस मेकर, ओलिगोपोली मतलब इंटरडिपेंडेंस या आपसी निर्भरता, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मतलब सेलिंग कॉस्ट। बस ये 4 शब्द याद रखिए। तो अब अक्सर हम सुनते हैं जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, और ये सब सुनने में सच कहूं तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ना? पर मजे की बात यह है कि इन्हें समझना उतना भी मुश्किल नहीं है। आज हम यही करने वाले हैं। राष्ट्रीय आय के इन बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को एकदम सिंपल स्टेप्स में तोड़ेंगे ताकि ये हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएं। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे बुनियादी कॉन्सेप्ट से, यानी जीडीपी से। फिर हम देखेंगे कि एक देश की सरहद के अंदर होने वाली कमाई और उसके नागरिकों द्वारा दुनिया में कहीं भी की गई कमाई में आखिर क्या फर्क है। उसके बाद ग्रॉस और नेट के बीच का जरूरी अंतर समझेंगे। फिर कीमतों के बढ़ने के असर को हटाकर असली ग्रोथ को देखेंगे और आखिर में इन सभी आइडियाज को एक साथ जोड़ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का सबसे पहला और सबसे अहम किरदार है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम सब जीडीपी के नाम से जानते हैं। ये वो नंबर है जो हमें न्यूज़ में सबसे ज़्यादा सुनने को मिलता है और हमारी पूरी समझ का आधार यही है। तो जीडीपी आखिर है क्या? इसे ऐसे समझते हैं, एक देश की सीमाओं के अंदर एक साल में जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज यानी सामान और सेवाएं बनती हैं, उनकी कुल मार्केट वैल्यू ही जीडीपी है। अब यहाँ पर 2 शब्द बहुत जरूरी हैं, फाइनल गुड्स और देश की सीमाओं के अंदर। चलिए जीडीपी की परिभाषा को 4 छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं। पहला, ये बाजार की कीमत को मापता है। दूसरा, इसमें सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट्स ही गिने जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक कार, तो हम कार की कीमत गिनेंगे, उसके टायर की अलग से नहीं, क्योंकि टायर तो कार का हिस्सा है ही। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि डबल काउंटिंग ना हो। तीसरा, जो भी प्रोडक्शन हो वो देश की सीमाओं के अंदर होना चाहिए। और चौथा, इसे आमतौर पर हर साल मापा जाता है। ठीक है, तो जीडीपी हमें ये बताता है कि देश के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन किसी देश के नागरिक तो देश के बाहर भी काम करते हैं और वहां से भी पैसा कमाते हैं, राइट? तो चलिए अब इस तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करते हैं और उस इनकम को भी शामिल करते हैं जो देश की सीमाओं के पार से आ रही है। तो डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने का सीक्रेट क्या है? ये एक बहुत ही सिंपल आइडिया पे टिका है। देखिए,
हमारे देश के लोग जो पैसा विदेश से कमाकर यहाँ भेजते हैं, उसमें से वो पैसा घटा दीजिए जो विदेशी नागरिक हमारे देश से कमाकर बाहर भेजते हैं। बस इसी अंतर को कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, या शॉर्ट में NFIA। और इसी NFIA को जब हम GDP में जोड़ देते हैं तो हम पहुंच जाते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी GNP पर। इसका फॉर्मूला बिल्कुल सीधा है, GNP बराबर है GDP प्लस NFIA। ये हमें ये बताता है कि एक देश के नागरिकों ने कुल कितना प्रोडक्शन किया, चाहे उन्होंने वो प्रोडक्शन दुनिया में कहीं भी क्यों ना किया हो। इन दोनों के बीच का जो फर्क है ना, उसको याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। बस ये सोचिए, जीडीपी का सवाल है प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, मतलब लोकेशन की बात हो रही है, और जीएनपी का सवाल है प्रोडक्शन कौन कर रहा है, मतलब नागरिकता की बात हो रही है। कहाँ और कौन, बस इतना सा, लेकिन बहुत जरूरी फर्क है ये। अब कहानी में एक और लेयर जोड़ते हैं। देखिए, जब भी कोई फैक्ट्री या मशीन चलती है तो वक्त के साथ उसमें कुछ टूट फूट, कुछ घिसावट तो होती ही है ना? तो अगर हमें इकोनॉमी की एक असली, ज़्यादा रियलिस्टिक तस्वीर देखनी है तो इस घिसावट का हिसाब रखना भी तो ज़रूरी है। और इकोनॉमिक्स की भाषा में इसी टूट फूट या घिसावट को एक खास नाम दिया गया है, और वो है डेप्रिसिएशन, यानी मूल्यह्रास। सीधी भाषा में ये प्रोडक्शन के दौरान इस्तेमाल हुई मशीनों की कीमत में आई कमी है। तो जब हम जीडीपी में से इस टूट-फूट यानी डिप्रिसिएशन की लागत को माइनस कर देते हैं तो हमें मिलता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या एनडीपी। ये असल में देश के अंदर हुए प्रोडक्शन की ज्यादा सच्ची तस्वीर पेश करता है, क्योंकि इसमें मशीनरी पर हुए खर्चे को भी शामिल कर लिया जाता है। और बिल्कुल यही लॉजिक जीएनपी पर भी लागू होता है। जब हम जीएनपी में से डिप्रिसिएशन को घटाते हैं तो हमें मिलता है नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी एनएनपी। कई इकोनॉमिस्ट तो इसी को किसी भी देश की नेशनल इनकम का सबसे शुद्ध, सबसे सटीक माप मानते हैं। चलिए अब हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आते हैं। मान लीजिए किसी देश का जीडीपी बढ़ा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि वहां ज्यादा सामान बना, या फिर बस चीजें महंगी हो गई हैं? इसी पहेली को सुलझाने के लिए नॉमिनल और रियल वैल्यू का कॉन्सेप्ट सामने आता है। तो बात बस इतनी सी है, नॉमिनल जीडीपी को करंट मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए ये या तो ज्यादा प्रोडक्शन की वजह से बढ़ सकता है या फिर बढ़ती कीमतों यानी महंगाई की वजह से। लेकिन रियल जीडीपी को एक बेस ईयर की फिक्स्ड कीमतों पर कैलकुलेट किया जाता है। ये महंगाई के असर को हटा देता है और हमें ये बताता है कि क्या हम वाकई ज्यादा सामान और सेवाएं बना रहे हैं। अब जब हमने सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स एक एक करके समझ लिए हैं, तो चलिए इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं। कुछ आसान उदाहरणों से ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स असल में काम कैसे करते हैं। इसका एक बहुत अच्छा इस्तेमाल है पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय निकालने में। ये एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल आंकड़ा है। हम बस देश की कुल राष्ट्रीय आय, आमतौर पर एनएनपी को देश की कुल आबादी से डिवाइड कर देते हैं। इससे हमें हर व्यक्ति की औसत आय का एक अंदाजा मिल जाता है, जिसे अक्सर लोगों के रहन सहन के स्तर को मापने के लिए यूज किया जाता है। इसे और भी आसान बनाने के लिए चलिए एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए किसी देश का जीडीपी है 5000 और वहां डेप्रिसिएशन है 500, तो एनडीपी क्या होगा? सिंपल, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन घटा दीजिए और एनडीपी आ गया 4500। देखा कितना आसान है। ठीक है, तो अब एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। सवाल यह है कि रियल जीडीपी को किस पर मापा जाता है? ऑप्शंस हैं ए करंट प्राइसेस पर, बी कांस्टेंट प्राइसेस पर, सी मार्केट प्राइसेस पर, या डी सेलिंग प्राइसेस पर। सोचिए जरा, क्या होगा जवाब? और सही जवाब है ऑप्शन बी, कांस्टेंट प्राइसेस। बिल्कुल सही। याद रखिए, रियल जीडीपी हमेशा एक बेस ईयर की फिक्स्ड कीमतों का इस्तेमाल करता है ताकि महंगाई का असर हट सके और हमें ग्रोथ की असली तस्वीर दिखे। तो चलिए इस पूरी बातचीत को फटाफट समेट लेते हैं। बस इतना याद रखना है, जीडीपी यानी देश की सीमा के अंदर का प्रोडक्शन, जीएनपी यानी देश के नागरिकों द्वारा किया गया प्रोडक्शन, नेट का मतलब है टूट फूट का खर्चा घटाकर, रियल का मतलब है महंगाई का असर हटाकर, और पर कैपिटा इनकम यानी हर इंसान की औसत कमाई। बस ये 5 बातें सब कुछ याद रखने में मदद करेंगी। और आखिर में एक सवाल है जिस पर सोचने के लिए मैं आपको छोड़ना चाहूंगा। मान लीजिए किसी देश की जीडीपी 5% बढ़ जाती है, तो क्या हम ये मान लें कि वहां रहने वाले लोग भी
5% ज्यादा बेहतर हाल में है, क्या उनकी जिंदगी 5% सुधर गई है? जरा सोचिएगा इस बारे में, क्योंकि देखिए ये नंबर्स या आंकड़े जरूरी तो हैं, बहुत जरूरी हैं, पर ये हमेशा पूरी कहानी नहीं बताते।